हेलो एवरीवन, गुरुजी उत्तराखंडी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी विदाशी लर्निंग ऐप पर प्रयोगशाला सहायक का कोर्स चल रहा है। अगर आप भी इस कोर्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कीजिए विदाशी लर्निंग ऐप और उस पर जाकर आप हमारा प्रयोगशाला सहायक का कोर्स देख सकते हैं। वहाँ पे आपको डेमो लेक्चर्स मिल जाएंगे। आप उन डेमो लेक्चर्स को देखिए और फिर डिसाइड कीजिए आपको ये कोर्स परचेज़ करना है या नहीं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये भी आपका प्रयोगशाला सहायक कोर्स का ही एक टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, यानी एक परमाणु की संरचना को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया था। हमने वहां इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी जो आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, आपके अवपरमाणु कण, उनके विषय में हमने पढ़ा था। उनकी खोज कैसे हुई, किस तरीके से डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट हुआ, फिर उसके जो गुण हैं कैथोड रेज के, एनोड रेज के, वो सब हमने पढ़े। ठीक है, चैडविक ने किस तरीके से न्यूट्रॉन डिस्कवर किए, इनके विषय में भी हम पढ़ चुके हैं। प्लस हमने बेसिक्स करे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के, विद्युत चुंबकीय विकिरणों के किस तरीके से मात्रक होते हैं, कैसे उसका संचरण होता है, एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है, एक मैग्नेटिक कंपोनेंट होता है, वो सब हमने बेसिक्स यहाँ पर क्लियर कर लिए। तो अब हमें देखना है कि जो आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं, अब ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर हुए थे, उसके बाद एटम में इनका किस तरीके से अरेंजमेंट होता है, यानी एक एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, वो हमें देखना है। उससे पहले हम एक चीज जान लेते हैं, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, और एक और चीज यहां पे देखेंगे, आइसोटोन्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बारे में हम एक प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। आइसोटोप्स को आप हिंदी में कहते हैं समस्थानिक। ठीक है, तो ये एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स होते हैं जिनकी परमाणु संख्या समान होती है, यानी एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या जो है, यानी मास नंबर या एटॉमिक मास कह लीजिए, वो अलग होता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं 35Cl17 एंड 36Cl17। इसके अलावा आप ले सकते हैं 14C6, 12C6 और 13C6 भी होते हैं। ठीक है, तो ये कार्बन के आइसोटोप्स हैं आपके, ऐसे ये क्लोरीन के आइसोटोप्स हैं। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हम जानते हैं 1H1 प्रोटियम, 2H1 ड्यूटेरियम एंड 3H1 ट्राइटियम। ठीक है, हाइड्रोजन के ये आइसोटोप्स यानी समस्थानिक है। फिर सेकेंड है आपका आइसोबार्स। आइसोबार्स को क्या कहते हैं, समभारिक। समान परमाणु द्रव्यमान तथा भिन्न परमाणु क्रमांक के परमाणुओं को समभारिक कहते हैं, यानी कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि तत्व अलग अलग होंगे, उनका जो मास नंबर है वो सेम होता है। करेक्शन, यहाँ पर आर्गन 40 ऊपर लिखेंगे, 18 नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो मास नंबर जो है वो सेम होता है, लेकिन इनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो डिफरेंट होता है। तो मास नंबर किस वजह से डिफरेंट होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से। ये पोटेशियम जो है यहाँ पर 40 जिसका मास नंबर दिखा रहा है, ये आपका रेडियो एक्टिव है। ठीक है, आपका आइसोटोप है बेसिकली पोटेशियम। तो आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ये तीनों का जो आपका मास नंबर आप देख रहे हैं, एटॉमिक मास देख रहे हैं, 40 है, लेकिन एटॉमिक नंबर तीनों का अलग है। तो ये क्या है, आपके आइसोबार्स। तीसरे होते हैं आपके आइसोटोन्स। ठीक है, आइसोटोन्स क्या होते हैं, जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं समन्यूट्रॉनिक। अलग अलग तत्वों के परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। तो यहाँ पर जो आपके एटम्स है वो तो डिफरेंट एलिमेंट्स को बिलोंग करते हैं, इनके न्यूट्रॉन्स की संख्या जो है वो आपकी इक्वल होगी। ठीक है, इसको करेक्शन कर लीजिएगा, 14C, 15N7 एंड 16O8। ठीक है, तो आपके एटॉमिक नंबर यहाँ पे आपको डिफरेंट देखने को मिल रहे होंगे, लेकिन अगर आप इनमें क्या करेंगे, इनके न्यूट्रॉन्स की संख्या निकालेंगे। न्यूट्रॉन्स की संख्या कैसे निकालते हैं, अगर कार्बन के लिए हमें निकालनी है तो मास नंबर जो है यानी 14, उसमें से हम क्या करेंगे, इसका एटॉमिक नंबर माइनस कर देंगे। एटॉमिक नंबर माइनस किया, कितना आया, 8। ऐसे ही आप नाइट्रोजन के लिए निकालेंगे, 15 में से क्या माइनस करेंगे, 7, कितने आ गए न्यूट्रॉन्स, 8। ऐसी ऑक्सीजन में से करेंगे, 16 में से माइनस करेंगे 8, कितना आया, 8। तीनों में आप देखेंगे न्यूट्रॉन्स की संख्या बराबर है, तो ये क्या है, आपके आइसोटोन्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में हमने पढ़ा था। अब बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के विषय में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है आपका, अरेंजमेंट ऑफ ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मैंने शॉर्ट में लिख दिया ये, in the increasing order of their wavelengths or decreasing order of their frequencies is called electromagnetic spectrum। हिंदी में कहते हैं इसे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। जब विद्युत चुंबकीय विकिरणों को उनके बढ़ती तरंग दैर्घ्य या घटती आवृत्तियों के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो प्राप्त पूर्ण स्पेक्ट्रम को विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहा जाता है।
ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। तो बेसिकली आप यहाँ पर देखिए जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, जैसे गामा रेज हो गई, एक्स रेज हो गई, अल्ट्रावायलेट रेज हो गई, इंफ्रारेड रेज हो गई, रेडियो वेव्स हो गई, ठीक है, इसमें भी आपके FM AM अलग अलग तरह के आते हैं। इसमें जो आपका विजिबल लाइट होती है, ठीक है, विजिबल रीजन कौन सा रीजन होता है, जिसमें ह्यूमन आई देख सकती है, ठीक है, हम देख सकते हैं, वो विजिबल रेंज होती है, वो आपकी कहां से कहां तक लाई करती है, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक लाई करती है। ये आपकी ये नैनोमीटर्स में गिवन है। अगर ध्यान से देखेंगे तो वेवलेंथ जो है वो इस तरफ इंक्रीज हो रही है, और एनर्जी जो है वो क्या होती है आपकी, यानी फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, फ्रीक्वेंसी जो है आपकी वो इस तरफ इंक्रीज हो रही है। यानी कि अगर हम इसी साइड का अगर देख रहे हैं तो वेवलेंथ यहाँ इंक्रीज हो रही है, जबकि फ्रीक्वेंसी यहाँ डिक्रीज हो रही है, और दूसरी तरफ को देखेंगे तो यहाँ फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, वेवलेंथ यहाँ पर डिक्रीज हो रही है। तो ये आपका जो बना है ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। देखिए अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। स्ट्रक्चर ऑफ एटम या एक एटम की संरचना के विषय में हमने कुछ मॉडल्स को पहले भी पढ़ा है एक प्रीवियस वीडियो में। थॉमसन मॉडल की अगर हम बात करें, थॉमसन ने क्या दिया था, जे थॉमसन ने अपना एक प्लम पुडिंग मॉडल दिया था, जिसमें इन्होंने क्या कहा था, इसे वाटरमेलन से कंपेयर किया था कि जो रेड पोर्शन होता है पूरा, वो तो क्या है, वो है पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। ये जो एक स्फीयर है ये पॉजिटिव चार्ज से भरा हुआ है, और बीच बीच में इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है, धसे हुए हैं बीच बीच में इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन्स। और क्योंकि एटम एज अ होल न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, तो इसलिए जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। तो ये थॉमसन ने कहा था। सेकेंड, अगर हम रदरफोर्ड के मॉडल की बात करें तो रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो इनका था, इसको हम डिटेल में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, वो थॉमसन ने जो मॉडल बताया है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। तो रदरफोर्ड ने यहाँ पर अपना एक मॉडल दिया था, और उसके पॉइंट्स भी हम देख चुके हैं। लेकिन रदरफोर्ड के मॉडल की एक लिमिटेशन थी, वो ये थी कि रदरफोर्ड एक एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, जिसके बाद बोर ने अपना परमाणु का एक मॉडल दिया था। लेकिन बोर ने जो मॉडल दिया है उसको बताने से पहले हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी चीजें हुई थी विच लेड टू द बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। बोर ने कैसे अपने परमाणु के मॉडल को बताया, उससे पहले हमें वो चीजें पढ़नी पड़ेंगी। तो देखिए कौन सी चीजें हैं। सबसे पहले हमें यहां पर देखना होगा डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन का मतलब क्या है, विद्युत चुंबकीय विकिरणों की दोहरी प्रकृति। अब दोहरी प्रकृति का मतलब भाई रेडिएशन जो है वो पार्टिकल नेचर भी शो कर रही थी और वेव नेचर भी शो कर रही थी। पार्टिकल यानी कणों की प्रकृति भी दिखा रही थी, और वेव यानी तरंगों की प्रकृति भी दिखा रही थी। अगर हम वेव नेचर की बात करें तो उस समय के कुछ फिनोमिना जैसे इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, ये सब तो एक्सप्लेन हो पा रहे थे वेव थ्योरी से। लेकिन ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को आप कहते हैं कृष्णिका विकिरण, और फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव जो है आपका, ये आपके लाइट या रेडिएशन के वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे थे। और उसके बाद जो दूसरी चीज है जिसे हमें पढ़ना है बोर के मॉडल को समझने से पहले, वो है आपका स्पेक्ट्रम, ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं कि डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन से हम क्या समझ सकते हैं। तो दो फिनोमेना की हमने यहाँ बात की, एक तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन और दूसरा हमने बात करी फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। अगर आप ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात करें, कृष्णिका विकिरण, ब्लैक बॉडी पहले तो होती क्या है, ब्लैक बॉडी क्या होती है, परफेक्ट एब्जॉर्बर। उस पर जितनी भी लाइट रेडिएशन पड़ेगी वो सबको एब्जॉर्ब कर लेगी, तो वो परफेक्ट एब्जॉर्बर और परफेक्ट इमिटर भी होता है, ठीक है। अगर वो लाइट, अगर उसे बहुत ज्यादा हीट अप कर दिया जाए, सारी सारी रेडिएशंस को एमिट भी करता है। तो परफेक्ट एब्जॉर्बर है और परफेक्ट एमिटर है ब्लैक बॉडी। अब जो रेडिएशन इसमें से निकल रही है वो क्या होगी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब ये देखा गया कि अगर किसी ब्लैक बॉडी को हम हीट करना शुरू करें, ठीक है, हम उसका तापमान बढ़ाना शुरू करें, धीरे धीरे उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू कर देंगे, तो क्या होगा, उसमें से रेडिएशन निकलती हैं। और वो रेडिएशन किस कलर की होती है, सबसे पहले रेड कलर की होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, टेम्परेचर और बढ़ाया आपने, येलो में हो गई, और उसके बाद जब हमने और तापमान बढ़ाया तो वो कैसी हो गई, व्हाइट होने लगी, और फिर धीरे लास्ट में पर्पल हो गई, ठीक है। तो इस तरह से कलर चेंज हमको देखने को मिल रहा है। अब जरा इसे स्पेक्ट्रम से कंपेयर कर लेते तो आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये स्पेक्ट्रम देख रहे हैं, तो इस स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंग देखिए, जब रेड है तो यानी वेवलेंथ क्या है, इसकी सबसे ज्यादा है, वेवलेंथ ज्यादा है, और एनर्जी क्या है, या फ्रीक्वेंसी कह लीजिए, फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी कम है, ठीक है। और जब वो धीरे धीरे यहां से इस तरफ बढ़ रहा है,
रेड से फिर येलो हो रहा है, येलो से फिर व्हाइट हो रहा है, व्हाइट से फिर लास्ट में पर्पल हो जा रहा है, दैट मीन उसकी वेवलेंथ तो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे हम तापमान बढ़ा रहे हैं एक ब्लैक बॉडी का। जो हमारी क्लासिकल वेव थ्योरी थी, ठीक है, क्लासिकल वेव थ्योरी की अगर हम बात करें तो वो ये मानती थी कि इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है हमारी एनर्जी, ठीक है, यानी हमारी जो एनर्जी है, ऊर्जा, ठीक है, रेडिएशन की जो एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होती है कि पर यूनिट टाइम में अगर हम एक इकाई समय ले रहे हैं तो उसमें कितने आपके फोटॉन्स इमिट हुए, वो कहलाती है आपकी इंटेंसिटी। तो जब हम इन फिनोमेना की बात कर रहे हैं उस समय तक क्लासिकल वेव थ्योरी चलती थी, जिसका मानना क्या था कि जो ऊर्जा है रेडिएशन की या विकिरण की जो ऊर्जा है वो सिर्फ इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है। इसका मतलब ये है कि अगर हम ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाएं, इसका तापमान बढ़ाएं, तो हमारी वेवलेंथ चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वेवलेंथ चेंज नहीं होनी चाहिए, बस इंटेंसिटी बढ़नी चाहिए, यानी कि जो विकिरण की तीव्रता है वो बढ़नी चाहिए थी, वेवलेंथ चेंज नहीं होनी चाहिए थी यहां पर। जबकि हम देख रहे हैं कि कलर चेंज हो रहा है, दैट मीन वेवलेंथ चेंज हो रही है। दूसरी चीज देखिए, अगर हम बात करें आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, हिंदी में भी इसे फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव कहा जाता है। सबसे पहली बात, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक सेल में देखा जाता है। क्या होता है यहां पर, हमने ये फोटो इलेक्ट्रिक सेल लिया हुआ है, इसमें क्या है, एक इवैक्यूएटेड ट्यूब है, मतलब इसमें कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है। यहां पर हमने एक मेटल की प्लेट ली है जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी लो है, आयनाइजेशन एनर्जी लो है मतलब जो सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन है आसानी से जो है निकाला जा सकता है, उसको नेगेटिव टर्मिनल से यहां पर अटैच कर देते हैं। यहां पर एक डिटेक्टर लगा होता है, ये आपका डिटेक्टर लगा हुआ है। अब रेडिएशन डालेंगे, यहां पर आपकी रेडिएशन जैसे ही डाली जाएगी तो देखा गया कि ये रेडिएशन जब सूटेबल फ्रीक्वेंसी की होती है, जब किसी विशेष आवृत्ति की जो विकिरण है वो इस मेटल की सतह पर डाली जाती है, तो इसकी सतह से इलेक्ट्रॉन जो है वो उत्सर्जित होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं मेटल के सरफेस पे से व्हेन अ सुटेबल फ्रीक्वेंसी रेडिएशन हिट्स द सरफेस, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन कौन डिटेक्ट करेगा, ये डिटेक्टर। इस तरीके से सर्किट पूरा हो जाता है, इसी को कहते हैं आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये इस डायग्राम में भी देख सकते हैं आप, ये धातु की सतह है, इस पे अगर फोटोन डाली गए यानी रेडिएशन डाली गई तो क्या हो रहा था, यहां से इलेक्ट्रॉन इमिट होता है। कुछ बातें पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, ये देखा गया कि किसी विशेष धातु के लिए आपको एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति की रेडिएशन को ही डालना होगा। मतलब जो रेडिएशन की आवृत्ति है यानी इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, एक पर्टिकुलर वैल्यू है, अगर उससे नीचे इस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी, या मैं कहूं अगर आपने कम फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन इस मेटल पे डाली तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट यहां पर नहीं होगा। तो हर मेटल के लिए एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन डालने पर ही उस पे से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, और इस फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर मान लीजिए कि जो इंसिडेंट रेडिएशन डाली गई है, ठीक है, मतलब जो रेडिएशन इसके ऊपर मेटल के ऊपर डाली जा रही है उसको हम क्या कहेंगे, इंसिडेंट रेडिएशन। अगर मान लीजिए जो इंसिडेंट रेडिएशन या विकिरण हम डाल रहे हैं इस पर, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है या आवृत्ति वो इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, तो क्या होता है, तो जो अधिक ऊर्जा उस इलेक्ट्रॉन को मिलती है वो किस काम आती है, वो उस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा प्रदान करने के काम। आप ये भी कह सकते हैं कि जो गतिज ऊर्जा है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की, यानी जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है उसको कितनी काइनेटिक एनर्जी मिली है, किस पे प्रोपोर्शनल है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी पर, यानी जो रेडिएशन या विकिरण उस पर डाला गया था उसकी आवृत्ति कितनी है उसके ऊपर सीधे सीधे निर्भर करता है। तीसरी चीज हम देखेंगे कि जब प्रकाश की तीव्रता यानी कि जो रेडिएशन डाली जा रही है उसकी इंटेंसिटी अगर बढ़ाई जाए तो अधिक इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकलते हैं, यानी कि अगर इस रेडिएशन की इंटेंसिटी इंक्रीज होगी तो मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां से इजेक्ट होंगे। तो ये रिजल्ट्स हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से मिले थे। आप ग्राफिकली भी देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो थी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की, जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है उनकी जो गतिज ऊर्जा है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर तो डिपेंड कर रही है, लेकिन यहाँ इंटेंसिटी ऑफ लाइट के साथ हम देखेंगे तो कांस्टेंट आ रही है, उस पर निर्भर नहीं कर रही। जबकि हमारी क्लासिकल जो वेव थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करनी चाहिए थी इंटेंसिटी को। अब इसके बाद आई आपकी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। तो मैक्स प्लैंक ने 1901 में आपकी दी थी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो पहला पॉइंट जो उन्होंने सामने रखा वो ये था कि रेडिएंट एनर्जी इज इमिटेड और एब्जॉर्ब
not continuously but discontinuously in the form of small packets of energy called quanta। तो इनका कहना था कि जो रेडिएंट एनर्जी होती है यानी जो विकिरण ऊर्जा है वो जब अवशोषित होगी या फिर इमिट होगी वो कंटिन्यूसली या निरंतर नहीं होती, वो डिसकंटिन्यूसली होती है और छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट्स के फॉर्म में होती है। ठीक है, छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट्स हैं ये, और उन पैकेट्स को उन्होंने क्या कहा, क्वांटा कहा। लाइट के केस में हम इसको फोटोन कह देते हैं। ठीक है, प्रकाश के केस में हम इसे क्या कहेंगे, हम इसे फोटोन कहेंगे। दूसरा पॉइंट जो उन्होंने रखा वो ये था कि जो एनर्जी है वो किस पे निर्भर करती है, किस पे डिपेंड होती है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड नॉट इंटेंसिटी। जो अभी तक माना जा रहा था कि जो ऊर्जा होती है रेडिएशन की वो किस पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पे। जो ऊर्जा है रेडिएशन की या एनर्जी ऑफ रेडिएशन डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी एंड नॉट ऑन इंटेंसिटी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो इक्वल टू आएगा, तो यहाँ पे हमें कांस्टेंट मिलेगा। ये कांस्टेंट H क्या है, ये है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसे आप कहते हैं अनुपातिकता स्थिरांक। वैल्यू अगर देखेंगे तो क्या है इसकी, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.625 into 10 raised to power -34 जूल सेकेंड। इसके अलावा आप क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू HC ओवर लैम्डा। ठीक है, E इज इक्वल टू HC ओवर लैम्डा हमने इसलिए लिखा है क्योंकि जो आपका न्यू है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है, C ओवर लैम्डा। C क्या है आपकी स्पीड ऑफ लाइट और लैम्डा क्या है आपकी वेवलेंथ। तो यहां हमने न्यू को रिप्लेस कर दिया C ओवर लैम्डा से, तो आपका ये भी एक फॉर्मूला बन जाता है। तो अब आपके ये एक्सप्लेन हो सकता है आसानी से कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन की जब हम बात कर रहे थे तो यहां पर क्या हो रहा था, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे यानी इसकी एनर्जी बढ़ेगी, तो एनर्जी बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, वो भी इंक्रीज होगी। इसीलिए हमें यहाँ कलर अलग अलग देखने को मिल रहे थे। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी ये सारे पॉइंट जो हमने एनर्जी के विषय में करे कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिपेंड कर रही है आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन पर, या किसी भी मेटल के लिए एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, तो ये सब भी आपके प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के हिसाब से एक्सप्लेन हो रहे हैं। जब तक एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी एक पर्टिकुलर ऊर्जा या एक निश्चित ऊर्जा या पर्टिकुलर एनर्जी की रेडिएशन इस मेटल सरफेस को हिट नहीं करेगी, तब तक इसके सतह पे जो मौजूद इलेक्ट्रॉन है उसे इतनी ऊर्जा नहीं मिलेगी कि वो इसमें से बाहर आ सके, इजेक्ट हो सके या उत्सर्जित हो सके। ठीक है, और एनर्जी को देखिए हम क्या कहेंगे, E इज इक्वल टू एच न्यू, जो कि प्लैंक ने भी दिया है। और जो इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट हुआ है वो दो तरह की एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं। पहली एनर्जी जो हुई वो तो थ्रेशोल्ड एनर्जी हुई। ठीक है, क्या हुई आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये प्लस जो एक्स्ट्रा एनर्जी उसको मिल रही है वो किस में काम आ रही है। अगर मान लीजिए जो इंसिडेंट रेडिएशन हमने डाली है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की है, यानी कि उस पर ज्यादा ऊर्जा होगी, तो वो बाकी की बची हुई एनर्जी किसमें काम आती है, इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने के काम आती है। तो अगर मैं यहाँ से काइनेटिक एनर्जी निकालू तो मेरा फॉर्मूला हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन माइनस थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी इतनी होगी, इसको क्या लिख सकते हैं, हाफ mv² भी लिख सकते हैं, एच न्यू माइनस एच न्यू 0। यानी मैं ये भी कह सकती हूँ कि जो एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन है वो दो चीजों के काम आ रही है, एक तो थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस यहाँ पर मुझे क्या मिल रही है, काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी मिल रही है। ये जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है इसे आप वर्क फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, इसे वर्क फंक्शन भी कहा जाता है। तो यहां से हमारे ये दोनों इफेक्ट जो है वो एक्सप्लेन होते हैं। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर से जो रेडिएशन आ रही है वो इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ इंटरेक्ट कर रही है, तभी तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर वो इमिट कर पा रही है। तो कहीं ना कहीं पार्टिकल नेचर भी हो गई। तीसरा पॉइंट हमारा है अ बॉडी कैन एमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ क्वांटम। इसके अलावा इन्होंने क्या कहा कि जो एनर्जी है वो मल्टीपल्स में, क्वांटम के मल्टीपल्स में ही एब्जॉर्ब या इमिट की जा सकती है। यानी हमारा जो E इक्वल टू एच न्यू था उसके आगे हम N लगा देंगे, इसके मल्टीपल्स बन सकते हैं, N की वैल्यू 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है। आज अगर हम देखें तो क्या माना जाता है, डुअल नेचर कैसे है फिर आपका वेव्स का, कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस प्रोपोगेट करती हैं, ठीक है, यानी कि जब वो एक जगह से दूसरी जगह तक जाती हैं, संचरण होता है, तब ये वेव की तरह एक्ट करती हैं, तरंगों की तरह अपनी प्रकृति दिखाती हैं। लेकिन जब ये किसी पदार्थ के संपर्क में आती है, यानी किसी सब्सटेंस के साथ या किसी मटेरियल के साथ ये इंटरैक्ट करती हैं, तो ये पार्टिकल नेचर शो करती है। ठीक है, इसीलिए क्या है, डुअल नेचर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का। फिर ये न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ अ फोटोन ऑफ रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ 100 नैनोमीटर। तो एनर्जी कैलकुलेट करनी है आपको, एक फोटोन दिया है, वेवलेंथ आपको कितनी दे रखी है, 100 नैनोमीटर। सी की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, 3 × 10⁻⁸ मीटर
पर सेकेंड। और h की वैल्यू भी आपको प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू भी याद कर लीजिए, बस अब इन्हें रख देना है hc/λ। लैम्डा की वैल्यू हम 100 नैनोमीटर नहीं रखेंगे, आप इसे क्या कर लेंगे 10⁻9 कर लेंगे, जिससे कि किसमें आ जाएगी, मीटर में आ जाएगी। यूनिट कन्वर्जन आपको यहाँ करना पड़ेगा, बस इसे सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करके आपका आंसर आएगा 1.99 इंटू 10⁻⁻18। नेक्स्ट देखिए, बोर मॉडल से पहले हमें एक चीज और जो देखनी है जिसकी वजह से बोर को हेल्प मिली अपना मॉडल ऑफ एटम बताने के लिए, वो है आपका क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स। और इसका प्रूफ हमें कहां से मिलता है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा से। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा को अगर आप समझना चाहेंगे तो क्या है आपका, देखिए पहले तो ये एक प्रिज्म है, ठीक है, ये आपकी एक प्रिज्म है, ग्लास प्रिज्म। और ग्लास प्रिज्म से जब आप व्हाइट लाइट को पास करते हैं, जब ये व्हाइट लाइट जो है इस ग्लास प्रिज्म के थ्रू जाती है, तो ये अपने कंपोनेंट कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। यानी कि जो सफेद रोशनी होती है या सफेद प्रकाश होता है, वो सिर्फ सफेद रंग का नहीं होता, उसमें और भी बहुत सारे कलर्स होते हैं। और ये सारे कलर्स हमको डिफरेंट जो है अलग अलग दिखाई देते हैं जब ये से हम ग्लास प्रिज्म के थ्रू पास करते हैं। इज नोन एज डिस्पर्शन, ठीक है। ये अपने रास्ते से डेविएट हो जाते हैं, झुक जाते हैं इस तरह। तो अब देखिए, पहले देखते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है। हमने यहाँ से व्हाइट लाइट का सोर्स रखा, मतलब एक स्रोत है जिसमें से सफेद रोशनी निकल रही है, और यहाँ पर हमने एक सैंपल रख दिया। वो सैंपल कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जिस भी सब्सटेंस को हम टेस्ट करना चाहते हैं, तो वो सब्सटेंस हमने यहाँ पे रख दिया। यहाँ हमने एक सैंपल रखा, इस सैंपल के थ्रू ये लाइट गुजरेगी, और उसके बाद ये लाइट जो है यहाँ इस प्रिज्म से पास होगी। और हमें पता है जब प्रिज्म से पास होगी तो ये अपने कंपोनेंट कलर्स में या बहुत सारे अलग के रंगों के बैंड्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। और जब हम इसे डिटेक्ट करेंगे, इसका एक फिल्म के ऊपर एक डिटेक्ट करेंगे हम, तो हमें दिखाई देगा ये स्पेक्ट्रम, और ये कहलाता है आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ऐसी जगहें जहां पर हमको कोई भी लाइट दिखाई नहीं दे रही, वो स्पेसेस डार्क आ रही है, उससे रिलेटेड जो फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ की जो लाइट है वो इस सैंपल ने एब्जॉर्ब कर ली, ठीक है। तो जब इस सैंपल से ये लाइट गुजरी तो इस सैंपल ने कुछ वेवलेंथ या कुछ विशेष तरंग दैर्घ्य की जो रेडिएशन थी उसको इसने अवशोषित कर लिया, और इसके बाद जो लाइट यहां से गुजरी है उसमें वो रेडिएशन हमें यहां देखने को नहीं मिलेंगी। ये है आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इसे अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। अगर हम इमिशन स्पेक्ट्रम की बात करेंगे तो हम यहाँ पे ले रहे हैं एक्साइटेड सैंपल। एक्साइटेड सैंपल का मतलब है हमने इसमें इसको इरेडिएट किया है, कुछ ऊर्जा प्रदान की है, या हमने इसको टेम्परेचर इसका बढ़ाया है, तो ये एक्साइट हो गया। अब इस सैंपल से कुछ रेडिएशंस निकलेंगी, इमिट होगी, इसीलिए से इमिशन स्पेक्ट्रम कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये एक्साइटेड है, हायर एनर्जी पर है, और अब ये कुछ रेडिएशंस निकाल रहा है, तो ये क्या है, इमिशन स्पेक्ट्रम बनेगा। यहाँ से ये रेडिएशन यहाँ से गुजरी, और जब हमने इसको इस प्रिज्म से पास किया तो यहाँ फिर से हमको ये मिलेंगी, डिटेक्टर पर अपने कंपोनेंट कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, विभाजित हो जाएंगी, और यहाँ जो हमें देखने को मिलेगा वो कहलाएगा हमारा इमिशन स्पेक्ट्रम। उत्सर्जन स्पेक्ट्रा कहते हैं इसे हिंदी में। जब एक स्रोत से उत्सर्जित विकिरण एक प्रिज्म के माध्यम से पारित हो जाते हैं और फिर फोटोग्राफिक प्लेट पर प्राप्त होते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। और यहाँ पर हमें वही रेडिएशंस मिलेंगी जो इस सैंपल ने इमिट करी। अगर हमने सेम सैंपल लिया हुआ है तो जो वेवलेंथ यहाँ पर एब्जॉर्ब हुई थी ना, वही यहाँ पर इमिट होंगी। तो ये तो हुए आपके एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन स्पेक्ट्रम। इसके अलावा आपके होते हैं लाइन स्पेक्ट्रा और कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। देखिए, अगर हम इस स्पेक्ट्रम को देखें तो यहाँ पर मुझे किसी भी तरह की डार्क लाइंस यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है, कंटिन्यूअस है, तो इसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। हिंदी में इसे कहते हैं आप निरंतर स्पेक्ट्रम। इंद्रधनुष की तरह इसमें सारे रंग जो है हमें दिखाई देते हैं चौड़े बैंडों में, और एक रंग बिल्कुल दूसरे रंग में विलीन होता हुआ सा दिखाई देता है, ठीक है। दूसरा है आपका लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम इमिशन स्पेक्ट्रम से ही मिलता है आपको वैसे तो डार्क दिखाई दे रहा है, कहीं कहीं पे हमको लाइंस दिखाई दे रही हैं रेडिएशंस की, ये क्या है आपका लाइन स्पेक्ट्रम है। ये जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है ये एक पर्टिकुलर एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक होता है, यानी कि एक विशेष तत्व, एक विशेष तरह का लाइन स्पेक्ट्रम देगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको फिंगरप्रिंट ऑफ इट्स एटम भी कहा जाता है। जैसे हर इंसान के फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं ना, कोई भी दो मैच नहीं कर सकते, ऐसे ही अलग अलग तत्व जो है अलग अलग तरीके का लाइन स्पेक्ट्रम देते हैं। तो कौन सा तत्व किस तरह का लाइन स्पेक्ट्रम देगा, ये उसका फिंगरप्रिंट होता है। और क्योंकि
यहाँ पर जो रेडिएशंस प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, चाहे हम किसी भी स्पेक्ट्रम की बात करें, इनमें जो रेडिएशंस प्रोड्यूस हो रही है वो किस वजह से हो रही है, क्योंकि एक परमाणु के अंदर ऊर्जा का परिवर्तन हो रहा है, यानी एनर्जी चेंजेस हो रहे हैं एक एटम के अंदर, इसीलिए इन सबको एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी बोला जाता है। अब विशेष रूप से बात करते हैं हाइड्रोजन के एटॉमिक स्पेक्ट्रा की। जब हाइड्रोजन के एटॉमिक स्पेक्ट्रा को स्टडी किया गया तो यहाँ पर हमें बहुत सारी लाइंस देखने को मिली। इसे भी आप डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से ही देख सकते हैं। अगर डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस ली गई है तो बहुत लो प्रेशर पर क्या किया जाता है, उसमें जो लाइट डिस्चार्ज ट्यूब से इमिट होती है, अगर हम उसको स्पेक्ट्रोग्राफ से या प्रिज्म से पहले पास करें और हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है। अब इस स्पेक्ट्रम में बहुत सी शार्प लाइंस देखने को मिलती हैं, बहुत सारी शार्प लाइंस हमको यहाँ देखने को मिल रही हैं। अब ये लाइंस जब डिटेक्ट की गई थी तो जो आपकी अल्ट्रावायलेट और विजिबल रीजन्स की थी वो तो डायरेक्टली फोटोग्राफिक प्लेट पर आ जा रही थी, बाकी सारी जो अलग अलग रेंजेस में आती हैं आपकी स्पेक्ट्रल लाइंस, उनको अदर मेथड से डिटेक्ट किया गया। अब इन सीरीज को देखिए, समझने की कोशिश करते हैं। ये आपके अलग अलग एनर्जी लेवल्स हैं, n=1, n=2, n=3, ये ठीक है, ये आपके एनर्जी लेवल्स जाते जा रहे हैं इंफिनिटी तक। अगर कोई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट से वापस आ रहा है n=1 में, किसी भी एनर्जी लेवल से आ रहा है, n=2 से आ रहा है, 3 से आ रहा है, 4 से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, लेकिन आ रहा है डायरेक्टली कहां, n=1 फर्स्ट वाले एनर्जी लेवल में अगर आ रहा है तो इसको हम कहते हैं लाइमन सीरीज, ठीक है। और ये किस रेंज में लाई करती है, ये किस रीजन में है, अल्ट्रावायलेट रीजन में, यूवी रेंज में। अगर इलेक्ट्रॉन सेकेंड वाले एनर्जी लेवल में लौट रहा है, ठीक है, किसी भी एनर्जी, इसके ऊपर कोई भी एनर्जी लेवल है वहां से वो डायरेक्टली सेकेंड वाले एनर्जी लेवल में लौट रहा है, तो ये हो जाएगी आपकी बामा सीरीज। इसी तरीके से अगर थर्ड एनर्जी लेवल में लौट रहा है तो हो जाएगी पास्टन सीरीज, फोर्थ में लौट रहा है तो ब्रैकेट सीरीज, और फिफ्थ में लौट रहा है तो फ्रीक्वेंट सीरीज, ठीक है। और अगर आप रीजन देखेंगे, कौन से रीजन में ये रेडिएशन लाई करती है, जो एनर्जी वो रेडिएट कर रहा है, इमिट कर रहा है, वो कौन से रीजन में लाई करती है, तो यहाँ पर अल्ट्रावायलेट देखा था हमने, बामा सीरीज में ये क्या हो जाएगा, विजिबल रीजन हो जाएगा, पास्टन में नियर इंफ्रारेड, ब्रैकेट में फ्रारेड और फ्रीक्वेंट में फार इंफ्रारेड रीजन। तो ये पूरा इसके साथ सीरीज के साथ यहाँ पर लिखा हुआ है कौन से रीजन में लाई करता है। अब इक्वेशन देख लेते हैं। देखिए रिडबर्ग ने 1890 में दिया, श्रृंखलाओं में या सीरीज में, जो हमने लाइमन बार्मा पास्चर पढ़ी, इनके लिए, इन सीरीज के लिए इन्होंने एक इक्वेशन दी थी, ठीक है। उस इक्वेशन को हम इस तरीके से देख सकते हैं, वेव नंबर के फॉर्म में इक्वेशन दी थी, ठीक है। ये आपका वेव नंबर है, वेव नंबर क्या होता है, 1/λ, ठीक है, 1/λ। तो ये हमारी इक्वेशन है 109677 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर पर सेंटीमीटर, क्योंकि वेव नंबर आपका किसमें आता है, पर सेंटीमीटर में आया। तो जो वेवलेंथ इमिट हुई है उस वेवलेंथ को निकालने के लिए हमारे पास ये इक्वेशन है, और ये जो वैल्यू है ये कहलाती है रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन, ये रिडबर्ग कांस्टेंट कहलाती है। n1 और n2 को अगर हम देखेंगे तो लाइमन सीरीज के लिए देखिए, लाइमन सीरीज के लिए आपका n हो जाता है 1, यहाँ पूरा टेबल में भी दिया है, ठीक है। लाइमन सीरीज के लिए आपका n 1 हो जाता है, और n2 आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 2, 3, 4, ठीक है। किसी भी एनर्जी लेवल से जब वो एनर्जी लेवल 1 में लौटता है तो वो होती है लाइमन सीरीज। तो n1 की वैल्यू आपकी होगी 1, लेकिन n2 की वैल्यू 1 से हायर कुछ भी हो सकती है। ऐसे ही अगर आप बामा सीरीज के लिए देखेंगे तो n1 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ 2, और n2 की वैल्यू यहाँ पर फिर 3, 4, 5 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये पूरा यहाँ टेबल में भी गिवन है, आप यहाँ से चेक कर। तो आई होप आज का टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। For more online courses, download Vedasri Learning app.